हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, न कि सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पर। उनको क्या बोला गया है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ गए कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस whose values depend upon number of solute particles not nature are called colligative properties। समझ गए बच्चों कि बिलियन के ऐसे गुणधर्म जिनका मान विलेय कणों की संख्या पर निर्भर होता है, न कि उनकी प्रकृति पर, उनको बोला गया है क्या? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। मतलब है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस whose values depend on number of particles of solute not nature are called colligative properties। इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे डेमोक्रेसी है या पॉपुलेशन है वो नंबर ऑफ पर्सन्स पर डिपेंड करती है, न कि उनके वेट, शेप, साइज इन पर। ठीक इसी तरह से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, उनके वेट, उनके शेप, साइज से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन्हें डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। अर्थात बिलियन के ऐसे गुणधर्म जिनका मान विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति से मुक्त होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वैल्यूज ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, अणुसंख्यक गुणधर्मों के जो मान हैं, वो सॉल्यूशन की मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वांट ऑफ फैक्टर, ये नंबर ऑफ आयनों से रिलेटेड है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट होते हैं, या फॉर्मेलिटी, इन पर डिपेंड करती है। मतलब इनकी वैल्यू अगर बढ़ती है अर्थात सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोला गया है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर हम इनके टाइप्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पर 4 टाइप्स मिलेंगे। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट फॉर्म में RLVP लिखा है मैंने, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीवी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ, हिमांक में अवनमन। और एक होगा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, परासरण दाब। इन चारों को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, पूरा कंप्लीट इनके बारे में समझेंगे, तो आप इसे नोट करें। ओके, अब हम आते हैं पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, और वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने शॉर्ट में लिखा है RLVP, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो देखो सबसे पहला होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। तो हमने देखा था कि जो सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि उसी विलायक में, उसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए तो बना हुआ जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर कम होता है। समझ गए बच्चों कि अगर अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए विलायक में तो बने हुए विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम। तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब है कि विलायक का वाष्प दाब, ये क्या है? विलायक का वाष्प दाब, और उसमें से क्या आप घटा दें? विलयन का वाष्प दाब, तो उसे बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। समझ गए बच्चों कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और उसी के सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का डिफरेंस है। मतलब डेल्टा P = P0A माइनस PA। अब आता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? तो जो वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब में जो अवनमन आया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो आई है,
उसमें क्या करें, हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें, मतलब इसको हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें। वाष्पदाब में अवनमन को शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से विभाजित कर दो, तो ये जो वैल्यू आती है यही क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब सीधा सा है कि ये किसके रेशियो के बराबर है, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और किसका, विलायक सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का रेशियो है, उसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखें तो सीधा है कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, विलायक का वाष्पदाब है, उसमें से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर माइनस कर दें, या हम इसको और भी कह सकते हैं कि RLB और यहाँ RLBP, ठीक है, जो भी वैल्यू चाहे डेल्टा P हो या इस RLBP, इसको माइनस करें तब हमें मिलेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम आएगी, इसलिए इनका एक इनवर्सली रिलेशन होता है कि जिस सॉल्यूशन के लिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या RLBP ज्यादा होगा, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हम इसके रिलेशन से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो यहां तक आप नोट करें, ठीक है। अब हम आते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और XV मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के एक रिलेशन में। तो देखो, अगर हम अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ में जाएं तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है या सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, वो उसकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, प्रोडक्ट के बराबर है। हम यहाँ जानते हैं कि XA = 1 - XV ले सकते हैं, तो हम XA की जगह XB ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें इसका रिलेशन सॉल्यूट की अमाउंट से बताना है। और बढ़ाते जाएं तो लास्ट में आप पाएंगे कि ये आएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर = XB, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर XB क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, समझ गए ना, और XA जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है, अर्थात सॉल्यूट के अर्थात विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। और हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करती है, उसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझिए बच्चों कि वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन चूंकि विलेय के मूल प्रभाज के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है RLBP जो है वो क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अनुसंख्यक गुणधर्म। अब हम और आगे बढ़े, XB = होगा NB/NA + NB। यहाँ पर XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ज्यादातर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी गई हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो है वो जो टोटल मोल्स देखें सॉल्यूशन के, तो उसमें सॉल्वेंट के मोल्स काफी ज्यादा होते हैं, जबकि सॉल्यूट के मोल्स काफी कम है। तो इनके सम को हम केवल Na के फॉर्म में लेंगे, मतलब है केवल हम मोल्स ऑफ क्या लेंगे, सॉल्वेंट। तो हमारा XB = हो जाएगा NB/NA। तो हम इस रिलेशन को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां पर हम इसे निग्लेक्ट नहीं करेंगे, तब हमारा रिलेशन ये लगेगा, मतलब हमें यहां से इसको नहीं हटाना। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होंगे जिनमें 5% से ज्यादा क्या हो, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट, तो वो कहलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये है कि C जो है कॉन्सेंट्रेशन वो 5% से ज्यादा है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड माना जाएगा। और अगर हम इसी को दूसरे फॉर्म में लिखें बिना किसी प्रकार का कोई हटाए, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। आप इसको पलट के और करें तो ये रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप इस रिलेशन से भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मोलर मास है या उसके मोल्स हैं या उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो रिलेशंस है, ये है या ये है या ये है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अनअपघट्ट जो डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नहीं होते, मतलब सॉल्यूशन में इनका किसी प्रकार का कोई डिसोसिएशन नहीं होता, वियोजन नहीं होता, अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में रहते हैं, तब इन रिलेशन से बिल्कुल करेक्ट मॉलिक्यूलर मास आ सकते हैं, मोल्स आ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं इलेक्ट्रोलाइट आ गया, विद्युत अपघट्ट आ गया जो वियोजित हो सकता है, आयनों में टूट सकता है, उसके लिए रिलेशन में आयोटा आ जाएगा,
डाइल्यूट सॉल्यूशन हो या कंसंट्रेट है, हमें आयोटा है 1/2 फैक्टर, इसकी वैल्यू होती है 1 + n-1 × अल्फा। n जो है यहाँ पर n जो हमें लेना होगा n है नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा ये, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस हो सकते हैं। वो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन होता है कि अल्फा क्या है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, कि वो डिसोसिएटेड हो रहा है कितना परसेंट, वो लेना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में। n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर सॉल्व करना होगा, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो। हम इनके भी क्वेश्चन देखेंगे, मैंने सब लिख दिया। n भी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आयोटा है 1/2 फैक्टर, w भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, wa अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ma मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो एक मोलर मास से भी रिलेशन दे सकते हैं। अगर हमें सॉल्यूट के मोलर मास या सॉल्वेंट के मोलर मास का रिलेशन देखना है, ठीक है, RLBP से, तो हम ये रिलेशन ले सकते हैं। हमने NB/Na का ही रिलेशन रख दिया। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं इस रिलेशन से, ठीक है, या आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले से हमें जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो ये रिलेशंस हैं जो कि कौन है, किसके लिए हैं, रिलेटेड ओवर इन वेपर प्रेशर। तो आप इन्हें नोट करें। अब हम आ जाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस जो कि आपको कंपटीशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। देखो कैसे, पहला हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन का प्रेशर सॉल्वेंट के प्रेशर में से डेल्टा P को माइनस कर दिया जाए तो मिलता है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये ज्यादा तो ये कम आएगा, ठीक है। जहां P क्या है लार्जर वैल्यू, तो Vp ऑफ सॉल्यूशन हाई होगी। मतलब है कि अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है। डेल्टा P लार्जर वैल्यू है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा। समझ गए बच्चों कि ये ज्यादा तो विलयन का दाब ज्यादा, ये ज्यादा तो विलयन का दाब कम। अब हम जानते हैं कि इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये इनवर्सली रिलेशन है, ये ज्यादा तो ये कम है, ये तो सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। अगर मान लो आपको एक ही सॉल्यूट के, एक ही विलय के अलग अलग सांद्रता, अलग अलग मोलारिटी के सॉल्यूशन दे दिए हों और आपको ऑर्डर पूछ लिया हो कि इनके वेपर प्रेशर क्या होंगे या डेल्टा P क्या होगा, तो ध्यान रखें कि जितनी ज्यादा मोलर सांद्रता, ठीक है, ये जो होता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m मोलारिटी और डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलारिटी, इतना ध्यान रखना है। मतलब है कि जितनी ज्यादा मोलर सांद्रता होगी उतना ही कम, ठीक है। अगर हम 3 सांद्रता की ये सॉल्यूशन ले लिए जाए तो आप इनके तीनों के प्रेशर ये हैं, तीनों के लोवरिंग वेपर प्रेशर ये है और रिलेटिव लोवरिंग ये है। अब मैं कहूँ कि इनके ऑर्डर बताओ आपको, तो देखो कि जो ये है विलयन का दाब, सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो मोलारिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जहां मोलारिटी ज्यादा होगी वहां सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, जहां सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कम कर देंगे। और जितना ज्यादा, तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा मोलर होगा सॉल्यूशन उतना ही कम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा 1 मोलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा और ये लगातार डिक्रीज होगा, जबकि ये जो है ये जब इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब है कि जस्ट उल्टा इनका ऑर्डर आ जाएगा कि पहले सॉल्यूशन से ज्यादा लोवरिंग दूसरे में, दूसरे से ज्यादा तीसरे में, रिलेटिव लोवरिंग भी इसी ऑर्डर में चलेगी। तो आप समझ गए ना कि इस तरह से एक ही विद्युत अपघट्य हो या अनअपघट्य हो, मोलर सांद्रता बढ़ाओगे तो ये ऑर्डर आएगा। दूसरा है सेम कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स, मतलब है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो और उनकी कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो। मतलब जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, सबकी मोलर सांद्रता बराबर है तो सब कुछ बराबर होगा। समझ गए ना, क्यों? क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सॉल्यूट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलर कंसंट्रेशन सेम तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम और वेपर प्रेशर भी इनके सेम आएंगे, क्योंकि हर एक में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है तो सब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में भी कमी सेम होगी तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर भी बिल्कुल सेम आएंगे। तो ये ध्यान रखना है। फिर आता है कि मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट हो और उनकी जो है कंसंट्रेशन सेम हो, मतलब ये 1m है, ये 1m है मान लो, और ये 1m है, ये 1m है, मोलर कंसंट्रेशन सेम हो लेकिन इलेक्ट्रोलाइट हो। तो ध्यान रखें
कि जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, विलयन का जो दाब होगा वो n के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और जो उनका रिलेटिव लोअरिंग है या लोअरिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n के, जहां n क्या है, नंबर ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl में 2 आयन है या 3 आयन है 4, तो अगर हम ग्लूकोज से कंपेयर करें, ग्लूकोज में एक ही मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है, एक आयन है, मान लो इसमें 2 आयन बन रहे हैं, इसमें 3 आयन बन रहे हैं और इसमें कितने हैं, 4। तो देखो प्रेशर अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्यूशन के प्रेशर का ऑर्डर बताएं, तो जिसमें आयन कम उसमें प्रेशर ज्यादा, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर किसमें ज्यादा आएगा बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ आयंस कम है। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग हो या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बिल्कुल उल्टा ऑर्डर याद रखना है। जिसमें ज्यादा आयंस बनेंगे उसमें पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे, पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको यह ऑर्डर याद रखना है। फिर आता है रिलेटिव लोअरिंग हो या लोअरिंग हो, वेपर प्रेशर की मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपने रिलेशन में भी देखोगे एमडी नीचे आता है। तो इसका मतलब है कि अगर सेम स्ट्रेंथ दी गई हो, सेम स्ट्रेंथ का मतलब है ग्राम पर लीटर में, मान लो आपको कंसंट्रेशन दी गई है कि जैसे यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज सबकी 10 ग्राम पर लीटर दी गई है। ध्यान रखें कि मॉलिक्यूलर मास जिसका कम उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। तो इसका मतलब है कि यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज में देखो m इसका 60 है, m इसका 180 है, इसका 342 है। तो सबसे ज्यादा जो है 10 ग्राम में जब हम 60 का डिवाइड करेंगे तो इसके मोल्स जो निकलेंगे वो 10/60 होंगे, जबकि इसके 10/180 होंगे, इसके 10/342 होंगे। तो सबसे कम मोल इसमें हुए ना सॉल्यूट के। तो जहां मोल ऑफ सॉल्यूट कम वहां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम। लेकिन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर वहां ज्यादा होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम हो। तो इसका मतलब है कि जितना कम मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा सॉल्यूशन का प्रेशर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इन्हें अच्छी तरह से देखोगे, समझ जाओगे, तो आपको ऑब्जेक्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसे नोट करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इनके न्यूमेरिकल्स लेंगे और रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स लेंगे। ओके, बाय।